एक डिक्टेटर चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार उसके दो ही अंजाम होते हैं। या तो वो लोगों के हाथों से मारा जाता है या उसे अपना ही मुल्क छोड़कर भागना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना के साथ। बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया, मुल्क छोड़कर भारत रवाना। शेख हसीना वाजिद जो पिछले 15 साल से पावर में थी, जिसका शुमार दुनिया की मोस्ट पावरफुल लेडीज में होता था, जिसको बांग्लादेश में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको अपना ही मुल्क छोड़कर भागना पड़ा? हम में से बहुत से लोग स्टूडेंट प्रोटेस्ट को ही इसकी असल वजह समझते हैं, लेकिन शेख हसीना के जवाल के पीछे वो डिक्टेटोरियल पॉलिसीज हैं जिनके जरिए उन्होंने 15 साल से अपना इक़्तिदार बहाल रखा हुआ था। आप सब हैरान हो रहे होंगे कि वो तो एक जमहूरी तौर पर मुंतखब वज़ीर आज़म थी, तो मैं उनको डिक्टेटर क्यों बोल रहा हूँ? इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 1996 जब शेख हसीना पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बनी, लेकिन 5 साल बाद 2001 में वो दोबारा नहीं जीत पाई। इसके बाद साल 2009 में शेख हसीना दोबारा पावर में आई और अब शेख हसीना को अंदाज़ा हो चुका था अगर वो पावर में रहना चाहती हैं तो उसे एक डिक्टेटर की तरह पॉलिसीज़ बनानी होंगी। और यूं उनके जालमाना दौर का आगाज़ होता है, जिसमें सियासी मुखालफिन को जबरी तौर पर अरेस्ट करना, फोर्स डिसअपीयरेंस और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जैसे हीनियस क्राइम्स शामिल हैं। ह्यूमन राइट वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2009 से 2023 के दरमियान 600 से ज़ायद लोगों को जबरी तौर पर अगवा किया, जिसमें से कुछ लोगों को अदालत में पेश किया गया और कुछ लोगों को पुलिस मुकाबले के नाम पर मार दिया गया। इस मामले में बांग्लादेशी हुकूमत ने यूनाइटेड नेशन की मदद लेने से भी इनकार कर दिया, उल्टा विक्टिम्स की फैमिलीज को हैरेस किया और डराया धमकाया। 2009 के बाद 2014 के इलेक्शन में शेख हसीना ने एक अमेंडमेंट के जरिए इलेक्शन के दौरान केयर टेकर गवर्नमेंट की मौजूदगी को ख़त्म कर दिया, जिसके बाद अपोजिशन पार्टीज पर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया। बांग्लादेश नेशनल पार्टी की लीडर खालिदा जिया को इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया और बाकी अपोजिशन पार्टीज को वायलेंस के जरिए दबा दिया गया और यूं अवामी लीग ने 2014 में वन साइडेड इलेक्शन जीत लिया। The secular left of center party led by Sheikh Hasina captured about 230 of the parliament's 300 seats. Allied parties won about another 30. 2018 की इलेक्शन की कहानी भी इससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। इसमें भी BNP की लीडर खालिदा जिया को करप्शन के चार्जेस पर 17 साल की कैद सुना दी गई और इलेक्शन वाले दिन मोबाइल और इंटरनेट सर्विस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। जनवरी 2024 में भी BNP ने केयर टेकर गवर्नमेंट की गैर मौजूदगी में होने वाले इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया। BNP अच्छी तरह जानती थी कि इलेक्शन कमीशन शेख हसीना के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में है। ऐसे में इस इलेक्शन का रिजल्ट भी पिछले इलेक्शन से कोई मुख्तलिफ नहीं होने वाला था और बाद में वही हुआ। शेख हसीना बहुत आसानी से पावर में आ गई। अगरचा शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश की इकॉनमी को बूस्ट मिला, लेकिन इससे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में भी इजाफा हुआ। मुल्क की 41% वेल्थ मुल्क के 10% एलीट के पास थी और दूसरी तरफ शेख हसीना अपने मनपसंद लोगों और अपने सपोर्टर्स को नवाजने में मसरूफ़ थी। मुल्क की दूसरी सियासी पार्टीज़ और आम आवाम एक महरूमियत का शिकार थी। वो एक मौके की तलाश में थे जो इनको इस महरूमी और डिक्टेटरशिप से निजात दिला सके, और वो मौका उनको जून 2024 में मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम पर अपना फैसला सुनाया। बांग्लादेश में 50% से ज़्यादा सरकारी जॉब्स कोटा सिस्टम के ज़रिए दी जाती थी, जिनमें 30% जॉब्स फ्रीडम फाइटर्स की औलाद को दी जाती थी और 10% अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए रिजर्व थी, 10% औरतों के लिए और 5% माइनॉरिटीज़ के लिए और 1% फिजिकल चैलेंज्ड लोगों के लिए रिजर्व थी। अब कोटा सिस्टम में असल मसला वो 30% जॉब्स थी जो उन लोगों के लिए रिजर्व थी जिन्होंने 1971 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था। अब सरकारी जॉब्स का 30% उन लोगों को दे देना जो बांग्लादेशी पॉपुलेशन का 1% भी नहीं बनते, ये एक बहुत बड़ा मसला था। स्टूडेंट्स ने कोटा सिस्टम को ख़त्म करने के लिए प्रोटेस्ट शुरू कर दिए।
जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस और अवामी लीग के सपोर्टर्स ने स्टूडेंट पर अटैक शुरू कर दिए, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स की डेथ हुई, 20,000 के करीब लोग जख्मी हुए और तकरीबन 9,000 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सब पर शेख हसीना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जलती पर तेल का काम किया। उन्होंने प्रोटेस्टर्स को रजाकार कह दिया। रजाकार इटसेल्फ तो कोई बुरा वर्ड नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में रजाकार उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने 1971 की जंग में पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था। बांग्लादेश में रजाकार का मतलब एक गद्दार है। अब जो लोग अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे थे, उनको गद्दार कहने से लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई और प्रोटेस्ट ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली। इस सब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला तो वापस ले लिया, मगर स्टूडेंट का एहतजाज अब नया मोड़ इख्तियार कर चुका था। अपने जानी और माली नुकसान के बाद स्टूडेंट्स ने विक्टिम्स को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी और शेख हसीना को स्टेप डाउन करने के लिए कहने लगे और आखिरकार मुजाहिरीन के दबाव की वजह से शेख हसीना को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और वो वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा देकर इंडिया भाग गई। इसके बाद लोगों ने उनकी रिहाइशगाह पर धावा बोल दिया, खूब तोड़ फोड़ की और यूं आयरन लेडी के 15 साल दौर का एंड हो गया। इस वीडियो के इख्तिताम में अगर हम बांग्लादेश का मुआवजना पाकिस्तान से करें तो यहाँ भी हालात कोई डिफरेंट नहीं है। आखिरकार हम दो बिछड़े हुए भाई ही तो हैं। बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में भी फोर्स डिसअपीयरेंस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की वायलेंस है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, पॉलिटिकल ओपोनेंट को ताकत के जरिए दबाया जा रहा है, इलेक्शन रिग हो रहे हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी है। इससे पाकिस्तान स्टेक होल्डर्स को सबक सीखना चाहिए। इस तरह अनडेमोक्रेटिक तरीके से लोगों को दबाने से हालात को ठीक नहीं किया जा सकता। इस सब का अंजाम भी बांग्लादेश जैसा ही होगा।